काली बहू की 4 सौतन। कब से तुम इस बात को काटे जा रहे हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं तुम्हारी माँ मेरे काले रंग की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मना न कर दे। मेरी माँ को मैं खुद मना लूंगा, तुम परेशान मत हो। विक्रम ऐसा कहकर पार्क से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोजाना सुबह सलोनी से वो पार्क में ही मिला करता था। विक्रम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, जिसके चलते वो सलोनी से शादी नहीं कर रहा था। एक दिन वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में जाता है। अरे मालिनी आंटी जी, श्वेता कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? अपने कमरे में होगी बेटा, जाकर देखो। विक्रम अपनी सहेली को गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसकी सहेली श्वेता रो रही होती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं रो रही हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है और मेरा होने वाला पति किसी और के साथ भाग गया है। अब मैं जीना नहीं चाहती, सब जगह मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। श्वेता ऐसा कहकर अपना हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी उसे रोकते हुए विक्रम कहता है, पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम इतनी सुंदर और खूबसूरत हो। विक्रम के ये कहते ही श्वेता के मन में कुछ और ही विचार चलने लगते हैं, जिसके चलते वो विक्रम से अपने हाथ पर चाकू रखकर कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने आज मुझसे शादी कर ली तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। विक्रम श्वेता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्वेता उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते विक्रम को उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ती है और उसके लिए एक अलग से फ्लैट खरीद कर रहना पड़ता है। तरुण, मैं तुझे क्या बताऊं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से हो गई है, जिसके बारे में सलोनी को जरा भी नहीं पता। पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद मैं तुझे कोई सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विक्रम तरुण को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। तभी उन्हें शादी दिखाई देती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर वो दोनों बेधड़क उस शादी में पहुंच जाते हैं, पर वहां एक गैंगस्टर अपनी ही बहन के पति को गोली मार देता है। अरे हमारी बहन को धोखा देने चला था, इसकी इतनी जरूरत, ले पहुंचा दिया भगवान धोरे। लेकिन अब बेटा तेरी बहन से शादी कौन करेगा? मैं तो यहीं से ही ढूंढ लूंगा अपना जीजा। तभी कालिया की नजर विक्रम के ऊपर पड़ती है और वो अपनी बंदूक उठाकर विक्रम की खोपड़ी के पास रख देता है। ये लो, मिल गया हमारा जीजा, यो करेगा हमारी बन्नों से ब्याह। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनिए। और ज्यादा मच मत कर, नहीं तो अभी ठोक दूंगा तुझे। फिर क्या था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दुल्हा बन गया था विक्रम। वो भी उसकी अनचाही शादी एक और हो चुकी थी। साले कुत्ते कमीने, तेरे भूखे पेट की वजह से मेरी दूसरी शादी हो गई, अब मैं इसे कहाँ रखूंगा? फिर क्या था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दुल्हा बन गया था विक्रम। उसकी अनचाही शादी एक और हो चुकी थी। विक्रम अपनी दूसरी पत्नी को भी इसी प्रकार एक अलग फ्लैट लेकर रखने लगता है। एक दिन विक्रम रात को नाइट वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे एक ब्रिज के पास एक दुल्हन के जोड़े में लड़की सुसाइड करती हुई दिखाई देती है। पागल हो गई हो क्या? क्यों मरने जा रही हो? अच्छी खासी जिंदगी मिली है, इसका इस्तेमाल करो। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो पूरी तरह पागल है। एक पागल से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे तो इसमें सुसाइड करने की क्या बात है? चलो मैं तुम्हारे माता पिता को समझा देता हूँ, वो तुम्हारी शादी किसी अच्छे और समझदार लड़के से करवा देंगे। यहाँ तो विक्रम उस लड़की के माता पिता को समझाता है, लेकिन उल्टा उसके माता पिता उसे ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का समझकर जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी उसी से करवा देते हैं। अरे दरोगा हूँ मैं, दरोगा, मेरी नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले से और अब से कुछ मायने नहीं रखता। अब तो मेरी बेटी तेरी बीवी बनेगी और तेरे ही घर विदा होगी। दुर्योधन जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है और विक्रम को एक तीसरा फ्लैट लेना पड़ता है, जिसमें वो प्रियंका को रखता है। इसी बीच वो सलोनी से मिलने जाता है। सलोनी विक्रम को देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो मेरा कॉल उठाते ही नहीं हो। कोई और पसंद तो नहीं आ गई है तुम्हें? अरे मेरी जान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। विक्रम इतना कहता ही है कि तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है। विक्रम, तुम कहीं भी हो, फौरन ऑफिस आओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है।
ये सुनकर विक्रम रख देता है। अच्छी खुशखबरी है, मेरा आज प्रमोशन होने वाला है, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया है। उसके बाद तो देखना, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। विक्रम ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं बेचारी सलोनी कैफे में बैठी हुई रोती रह जाती है। पता नहीं क्या हो गया है विक्रम को, लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करता। पता नहीं ये मुझसे शादी करेगा भी या नहीं, कहीं इसको मेरे रंग से प्रॉब्लम तो नहीं। बेचारी काली सलोनी अपने बारे में उल्टा सीधा सोच ही रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम का बॉस उससे कहता है, देखो बात यह है कि हम तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब से मेरी मोना अमेरिका से लौटी है वो तुम्हें पसंद करने लगी है, वो तुमसे शादी करना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं बल्कि इस कंपनी का आधा मालिक बना रहा हूँ। ये सुनते ही विक्रम हैरान रह जाता है। मैं तुम्हारी मुंह से ना बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरी शादी अब तुमसे ही होगी। फिर क्या था, विक्रम को इस बार लालच आ जाता है। कंपनी का मालिक बनने के चलते वो मोना से शादी कर लेता है। इसी के चलते उसकी 4 शादी हो चुकी थी। एक दिन वो अपने दोस्त के घर पर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। अरे भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सलोनी बार बार माँ से बात करने की बात कर रही है और यहाँ मेरी 4 लड़कियों से शादी भी हो चुकी है। तो परेशान क्यों हो रहा है, तू एक शादी और कर ले। आखिर सलोनी तेरा सच्चा प्यार है, अगर सच्चे प्यार को धोखा देगा तो तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद विक्रम अपनी माँ से सलोनी के बारे में बात कर लेता है। विक्रम की माँ को भी एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, जिसके चलते वो सलोनी से अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो जाती है। चारों तरफ शहनाई बज रही होती है और शादी का माहौल होता है, जहाँ विक्रम अपनी होने वाली पत्नी सलोनी के गले में मंगलसूत्र पहनाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी शादी में उसकी चारों पत्नियां आ जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम पहले से ही शादीशुदा हो और मुझे छोड़कर तुम इस काली कलौटी से शादी कर रहे हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, अपने पिता की आधी कंपनी का मालिक तुम्हें बना दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सिर्फ हमारा पति है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। अरे ऐसे कैसे, ये मेरा पति है, तुम में से किसी का पति नहीं है। बेचारी सलोनी अपनी 4 गोरी सौतन को देखकर खड़ी रह जाती है। 1 2 3 4, मेरी 4 सौतन है। विक्रम, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे तुम्हें मेरे काले रंग से प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं तुमसे शादी करने की जिद ही नहीं करती। विक्रम सलोनी के ऐसे शब्द सुनकर रो पड़ता है और रोते हुए सलोनी और अपनी 4 पत्नियों को शुरू से लेकर अभी तक की सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। मैं गलत हूँ, तुम 5 सही हो, इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। सलोनी अपनी 4 सौतन के साथ मिलकर समझौता कर लेती है और विक्रम को जाने से रोक लेती है। मुझे मेरी सौतन के साथ और मेरी सौतन को मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। फिर क्या था, विक्रम के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसकी 4 पत्नी उसकी 5वीं शादी करवा रही थी, जिसके बाद विक्रम अपनी 5 पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ठंड में नंद का हीटर, भाभी का कंबल। बाप रे बाप, कितनी ठंड है ना जाने इतनी ठंडी में इन लड़कियों ने ये कट स्लीव्स के ब्लाउज कैसे पहने हुए हैं। इतनी ठंड में तो मेरा शादी में भी आने का मन नहीं था, लेकिन खुद के भाई की शादी है, बिना आए कैसे रहती। अब जल्दी से ये शादी के रीति रिवाज खत्म हो और मैं मस्त जाकर कंबल ओढ़कर सो जाऊंगी। अनन्या और मुक्ति के बड़े भाई भुवन की आज शादी होती है। दोनों बहनें बेसब्री से शादी के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। शादी के सारे रीति रिवाज खत्म होते ही सब लोग नई दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद पल्लवी अपनी बहू सुरभि का गृह प्रवेश करती है। अरे ये दोनों कहाँ गई? लगता है अपने कमरे में होंगी। सुरभि बहू, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर इन्हें देखती हूँ। ये क्या, तुम दोनों आराम से सो रही हो? अरे तुम्हारी भाभी आई है। भाभी आई है तो क्या हुआ, हमें ठंड लग रही थी इसलिए हम कमरे में आ गए। ठीक है, लेकिन अब तुम दोनों साइड हो जाओ, क्योंकि अब इस बिस्तर पर तुम दोनों के अलावा तुम्हारी भाभी भी सोएगी। लेकिन क्यों माँ, ये कमरा तो हमारा है ना। एक तो ये माचिस के डिब्बे जितना घर है, एक कमरा, और बड़ी मुश्किल से हम दोनों को एक कमरा मिला था, वो भी अब आप भाभी को दे रही हो। तुम्हारी भाभी को नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे साथ इस कमरे में रहेगी। अब नई नवेली बहू को क्या हॉल में जमीन पर सुलाऊंगी, वो भी ठंड के मौसम में। जब तक हम लोग कोई बड़ा घर नहीं ले लेते तब तक तुम दोनों अपनी भाभी के साथ ही इसी बिस्तर पर सोओगी, समझी? अपनी माँ की बात सुन अनन्या और मुक्ति का मुंह बन जाता है, जिसके बाद पल्लवी सुरभि को कमरे के अंदर ले आती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है।
देखो भाभी, बिस्तर की इस साइड में और अनन्या सोएंगे और आप उस साइड सोओगी। हमारी साइड आने की कोशिश भी मत करना। ठीक है दीदी। जिसके बाद तीनों नंद भाभी सो जाती हैं। सिंगल बेड होने की वजह से तीनों को ही एक बेड पर सोने पर काफी परेशानी होती है। ठंड के मौसम में हर कोई अपनी तरफ कंबल खींच रहा होता है, जिससे कभी अनन्या को कंबल नहीं मिलता तो कभी सुरभि को। अरे यार, क्या मुसीबत है। एक तो वैसे ही मैं थकी हुई हूँ, ऊपर से ढंग की नींद भी नसीब नहीं हो रही है। ये मुक्ति तो आराम से बीच में सो रही है, लेकिन मैं यहाँ कंबल के लिए संघर्ष कर रही हूँ। अनन्या गुस्से में सारा कंबल अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे सुरभि के बदन पर कंबल नहीं बचती और बेचारी सुरभि बिना कुछ बोले पूरी रात ठंड में कपकपाते हुए ही गुजार देती है। सुबह होते ही सुरभि नहा धोकर तैयार होती है और घरों के कामों में लग जाती है। वहीं अनन्या मुक्ति आराम से उठती हैं और तैयार होकर जैसे ही कमरे के बाहर आती हैं, तभी उनके सामने से सुरभि गुजरती है, जिसे देखकर ओ माय गॉड, सुबह सुबह ब्लैक कैट ने हमारा रास्ता क्रॉस कर दिया। अब तो लगता है मेरा ऑफिस में सारा दिन खराब बीतेगा। क्या हुआ दीदी, आपका दिन क्यों खराब गुजरेगा? ऐसा क्या देख लिया आपने? अब सुबह सुबह काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो दिन तो खराब गुजरेगा ही ना। लेकिन हमारे घर में तो कोई भी काली बिल्ली नहीं है। यार, ये कितनी ज्यादा डफर है। हम जिस काली बिल्ली की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। एक काली बिल्ली भी तुमसे ज्यादा सुंदर होगी। सुबह सुबह हमारे सामने से गुजर गई। अब तो हमारा सारा का सारा दिन खराब जाएगा लगता है। ऑफिस जाने से पहले मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। अनन्या, मुक्ति, ये क्या तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? माँ, हम जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है ना? अब इस काली बिल्ली को हम और क्या ही बोले। आपको ही शौक था इस काली कलूटन को अपने घर की बहू बनाने का। एक तो इस काली कलूटन को इस घर की बहू बना दिया, ऊपर से इसे हमारे साथ ही हमारे बिस्तर पर सोने देती हो। मुझे तो डर है कि ये कई रात में हम दोनों पर पंजा न मार दे। अपनी दोनों नंद की बातें सुन सुरभि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। सुरभि के काले रंग की वजह से उसकी दोनों नंदें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं और ठंड के मौसम में एक बिस्तर पर सोने की वजह से उसकी दोनों नंदें अपनी भाभी से और चिढ़ने लगी थीं। ऐसे ही एक रात, छी अनन्या, ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं तुमने तो पागल है क्या? ये मैंने नहीं किया है। भाभी, ये कहीं आपकी करामात तो नहीं? दीदी, वो मुझे लूज मोशन लग गए हैं ना, तो इसलिए बार बार गैस बन रही है। यार, मेरा तो अब यहाँ सोने का भी मन नहीं करता है। भाभी, अभी के अभी बिस्तर से उतरो और जमीन पर सो। दोनों नंदे अपनी भाभी को ठंड में बिस्तर से नीचे उतार देती हैं, जिसके बाद सुरभि अपनी मायके से लाई हुई कंबल को ओढ़कर ठंडी जमीन पर ही सो जाती है। रोज रोज ठंड में कंबल के लिए लड़ाई और ठीक से नींद न मिल पाने की वजह से अनन्या बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते माँ, अब बहुत हो गया। अब मैं इस सुरभि के साथ एक ही बिस्तर पर ठंड में कपकपाते हुए अपनी रातें नहीं गुजार सकती। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, जॉब करती हूँ और इतने पैसे तो सेव कर ही लिए हैं कि मैं अपने लिए एक हीटर ला सकती हूँ। तेरे पैसे हैं, तुझे जो लाना है ला, लेकिन याद रखियो, हीटर सिर्फ रात में ही चलेगा, वो भी 1 या 2 घंटे के लिए। हम अंबानी तो नहीं है जो हीटर का बिल दे सकेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी बिल ज्यादा आया तो तुझे ही पूरा बिल देना पड़ेगा, समझी? ठीक है माँ। जिसके बाद अनन्या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जाती है और वहां से अपने लिए हीटर खरीद लाती है। हीटर आने के बाद अब अनन्या मुक्ति हीटर के सामने सोती है। वहीं बेचारी सुरभि अपने मायके से लाई हुई कंबल में ही ठिठुरते हुए ठंड में रातें गुजारती है। आज तो जान निकल गई ठंडे पानी में काम करते करते। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर जाकर ननन जी के हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो अपने आप ठंड दूर हो जाएगी। सुरभि ठंड में कपकपाते हुए अपनी नंद के कमरे में जाती है और हीटर चलाकर बेड पर बैठ जाती है कि तभी गुस्से में अनन्या और मुक्ति आती हैं और हीटर बंद कर देती हैं। ये हीटर क्या तुम दहेज में लेकर आई थी जो आराम से इसे चलाकर हाथ ताप रही हो? माँ ने मना किया था ना कि हीटर दिन में नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी तुमने हीटर चलाया। हमने कहा था ना कि हमारे हीटर से दूर ही रहना, इसे छूना भी नहीं। कहीं तुम्हारे छूने से हमारा हीटर खराब तो हो गया तो? दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर आपके हीटर के सामने बैठ गई। इसमें मैंने गलत क्या किया? और अभी तो मुझे हीटर चलाए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे। क्या हो गया? अब क्या बहस हो रही है तुम तीनों में? माँ, आपके मना करने के बावजूद भी इसने दिन में हीटर चलाया और ये हीटर तो हमारा है, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई इस हीटर को टच भी करने की? हीटर तुम्हारा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में इसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता।
अरे जरा अपनी भाभी को देखो, पूरा दिन ठंड में ठंडे पानी से काम करती है। अगर थोड़ी देर इसने हीटर चला भी लिया तो क्या हो गया? अगर इतनी ही अपनी बहू की फिक्र हो रही है तो इसके लिए दूसरा हीटर ले आओ, लेकिन ये हमारा हीटर इस्तेमाल नहीं करेगी। इतना कहकर अनन्या सुरभि को कमरे से बाहर ले जाती है और दरवाजा बंद करके दोनों नंदें हीटर चलाकर आराम से हीटर की गर्माहट लेती हैं। अपनी नंदों का ऐसा बर्ताव देख सुरभि दिल ही दिल में बहुत रोती है, लेकिन किसी से अपने दुख बयान नहीं करती। समय गुजरता है, जिससे अब दिन पर दिन सर्दी बढ़ने लगती है। दिन रात ठंडे पानी में काम करने की वजह से और सर्दी में रात में एक सिंगल कंबल ओढ़ने की वजह से सुरभि की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और एक दिन सुरभि चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। देखिए, इन्हें निमोनिया हो गया है। मैंने दवाई तो लिख दी है, लेकिन अगर इन्हें हीटर की गर्माई दी जाए तो ये इनके लिए काफी अच्छा होगा। जी अनन्या, जाओ जल्दी से हीटर ऑन कर दो। नहीं, वो हीटर हमारा है, हम वो हीटर इस कलोमाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुक्ति की बात सुन भुवन और पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है और पल्लवी मुक्ति को थप्पड़ मार देती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तुम्हारी भाभी की इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम दोनों के दिल में अपनी भाभी के लिए जरा भी तरस नहीं है। तुम्हारी भाभी दिन रात ठंडे पानी में काम करके तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, और तुम हो कि मुझे तो शर्म आती है कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम दोनों ऐसी निकली। अपनी माँ की बात सुन अनन्या और मुक्ति दोनों को ही अपनी गलती पर पछतावा होता है। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, आज हमारी वजह से आपकी ऐसी हालत है। आज के बाद इस कमरे, इस हीटर पर आपका उतना ही हक नहीं जितना हमारा है। आप फिक्र मत करना, अब हम दोनों मिलकर आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुक्ति और अनन्या दोनों मिलकर सुरभि का अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिसके चलते ही सुरभि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और अब तीनों नंद भाभी आराम से खुशी खुशी रहती हैं।